नमस्कार बच्चों, हमने पाठ 13 चुंबकीय प्रभाव पूरा पढ़ लिया था। आज हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। सबसे पहले हम पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? कौन इसमें सही वर्णन करता है? तो इसका उत्तर आएगा चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। यह हमने पढ़ा था कि जो क्षेत्र की रेखाएं होती है वो लंबवत नहीं होती है, ना ही वो रेखाएं समांतर होती है, और वो रेखाएं अरीय होती हैं जिनका उद्भव तार से होता है, तो उनका उद्भव तार से भी नहीं होता है, वो उनका केंद्र तार होता है। ये हमने जब पाठ पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि वो रेखाएं जो बनती है इस तरह से बनती है, सकेंद्रीय, जिसके बीच में चालक तार होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया है। किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की प्रक्रिया है। कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करता है। किसी विद्युत मोटर की कुंडली को घूर्णन कराने की प्रक्रिया है। विद्युत प्रेरण जो है वो वास्तव में विद्युत धारा उत्पन्न करने की क्रिया है। किसके द्वारा? गति के द्वारा। तो इसका उत्तर क्या होगा? सी। अगला प्रश्न है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? यानी कि ऐसी कौन सी चीज़ है इन चारों में से जिससे विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है? मैंने बताया था जनित्र यानी जनरेटर। ये हमने पाठ पढ़ा था, तब पढ़ा था, तो इसका उत्तर होगा जनरेटर यानी जनित्र। चौथा प्रश्न है। किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर क्या है? कि एसी जनित्र में विद्युत चुंबक होता है जबकि डीसी मोटर में स्थायी चुंबक होता है। डीसी जनित्र उच्च वोल्टता का जनन करता है और एसी जनित्र उच्च वोल्टता का जनन करता है। या फिर एसी जनित्र में सर्पी वलय होता है जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होता है। इसका उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न है। लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, लघु पथन यानी होता है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट जब होता है तो उसमें विद्युत धारा का मान कैसा होता है? बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, या निरंतर परिवर्तित रहता है। तो इसका उत्तर होगा सी, बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट होता है। दोनों तार टच हो जाते हैं जिससे विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। छठा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रकथनों में कौन सा सही है तथा कौन सा गलत है? इसे प्रकथन के सामने अंकित कीजिए। विद्युत मोटर में यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। यानी कि विद्युत मोटर जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। ये बात सही है या गलत है? ये बात गलत है। क्यों गलत है? इससे कर लेते हैं हम, आपको उतारने में सुविधा रहेगी। आप स्किप कर करके इनके उत्तर भी उतार सकते हैं। मैं आपको इसमें करा देती हूँ। जैसा कि पहले में कहा गया है कि विद्युत मोटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो ये इसका गलत होगा। अगला इसने बात कही है कि विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। बिल्कुल सही बात है। जो जनरेटर होता है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तीसरी बात ये कहता है कि किसी लंबी वृत्ताकार विद्युत धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र सीधी सरल रेखा में गति करता है। ये बात सही है या गलत है? बिल्कुल सही है, क्योंकि जब दो वृत्ताकार लंबी वृत्ताकार चालक तार में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? मान लो ये एक गोल तार है और इसमें हमने चुंबकीय धारा विद्युत धारा प्रवाहित करी, तो ये चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से बनेगा और इधर इस तरह से बनेगा, और ये वृत्त बड़े होते जाएंगे और बीच में कैसी बन जाएगी? सरल रेखा बन जाएगी। इसलिए ये बात सही है। हरे विद्युत रोधन वाला तार प्राय विद्युन्मय तार होता है। गलत है। हरा तार जो होता है वो भू संपर्क तार होता है, विद्युन्मय तार लाल होता है। तो ये बात गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने के 2 तरीकों की सूची बनाइए। चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने के हमने 3 तरीके लिख रखे हैं कि या तो हम विद्युत चुंबक से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं, आपको पता है कि चुंबक है तो चुंबकीय क्षेत्र भी होगा, या फिर हमारे पास प्राकृतिक चुंबक हो या कृत्रिम चुंबक हो, या फिर कोई धारावाही चालक है उसमें धारा प्रवाहित होगी तो वो भी चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। ये 3 तरीके हैं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के हैं। अगला प्रश्न हमारा है,
परिनालिका चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करती है? क्या आप किसी छड़ चुंबक की सहायता से किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव का निर्धारण कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ हम ये चित्र बनाते हैं। इस चित्र के माध्यम से इसको समझ सकते हैं कि हमने यहाँ पर एक परिनालिका बनाई है और इसे विद्युत परिपथ से जोड़ा है। जब हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये विद्युत चुंबक की तरह कार्य करती है। इसका एक ध्रुव उत्तरी ध्रुव की तरह और दूसरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव की तरह कार्य करता है। कैसे पता चलेगा कि ये विद्युत चुंबक की तरह कार्य करेगी? इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके पास एक चुंबक लेकर आएंगे। जब हम इसके पास चुंबक लेकर आएंगे तो इसके एक सिरे पर उसका दूसरा सिरा आकर्षित करेगा, जबकि दूसरे सिरे पर वही सिरा उसको प्रतिकर्षित करेगा, यानी कि उसको दूर धकेलेगा। एक सिरा तो उसको आकर्षित करेगा और एक सिरा उसको दूर धकेलेगा। इसका मतलब है कि इस छड़ चुंबक का एक सिरा उत्तरी ध्रुव और दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव है। उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, यानी दूर धकेलेगा, और प्रतिकर्षित नहीं, आकर्षित करेगा। उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को आकर्षित करेगा, जबकि दक्षिणी ध्रुव और इसका दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। जब ये प्रतिकर्षित करेगा, इसका मतलब है कि इसमें ये छड़ चुंबक की तरह काम कर रही है। तो हम इसे लिखेंगे कैसे? हम इसे लिखेंगे कि चित्रानुसार जब किसी परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह चुंबक की तरह व्यवहार करती है। उसका एक सिरा दक्षिणी ध्रुव और दूसरा सिरा उत्तरी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है। कैसे पता चलेगा? एक छड़ चुंबक को उसके पास लेके आएंगे, जिससे समान सिरे पर तो समान ध्रुव पर तो वो प्रतिकर्षित करती है और असमान ध्रुव पर वो आकर्षित करती है। इस प्रकार हम पता कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है? कब अधिकतम होता है? इसका उत्तर बिल्कुल सरल है कि जब धारावाही चालक में विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होगी, तभी इसका मान अधिकतम होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मान लीजिए कि आप किसी चैम्बर में अपनी पीठ को किसी एक दीवार में लगाकर बैठे हैं। कोई इलेक्ट्रॉन पुंज आपके पीछे की ओर दीवार से सामने वाली दीवार की ओर क्षैतिजतः गमन करते हुए किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आपके दाईं ओर विक्षेपित होता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है हम कैसे पता करेंगे? कि मान लो ये एक कमरा है और इसमें हम बैठे हैं। ये हमारी पीछे की दीवार है और ये हमारे सामने की दीवार है। प्रश्न में कहा गया है कि हमारे पीछे की दीवार से क्या निकल रहा है? इलेक्ट्रॉन पुंज। इलेक्ट्रॉन पुंज जब इस तरफ बह रहा है तो विद्युत धारा की दिशा किस तरफ होगी? इस तरफ। हमने बताया था पाठ 12 में विद्युत धारा में कि इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत विद्युत धारा की दिशा होती है। तो इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण वाम हस्त नियम के अनुसार ऊर्ध्वाधर होगी, अधोमुखी। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है, विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचिए, इसका सिद्धांत और इसकी कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। विद्युत मोटर में विभक्त वलय का क्या महत्व है? ये हमने जब पाठ पढ़ा था तब भी पढ़ा था, और मैं आपको एक बार और बता देती हूँ। विद्युत मोटर जो है, ये इसका चित्र है जो किताब में बना हुआ है, आपको बना लेना है ये वाला चित्र। और क्रियाविधि में आपको यहाँ से लिखना है कि जब हम आयताकार कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक ब्रश X से AB की ओर और CD से होकर चालक ब्रश Y से वापस टर्मिनल पर आती है। AB और CD में विद्युत धारा की दिशा विपरीत होती है, जिसकी वजह से इनकी जो घूर्णन की दिशा होती है वो भी अलग होती है। चुंबकीय क्षेत्र का आरोपित बल AB को ऊपर की तरफ और CD को नीचे की तरफ धकेलता है, जिससे कुंडली का आधा घूर्णन पूरा होने पर Q का संपर्क ब्रश X से हो जाता है। आधे घूर्णन के बाद Q का संपर्क Y से और Q का संपर्क X से और P का संपर्क Y से होता है, जिससे कुंडली में धारा की दिशा में परिवर्तन होता है, जिससे आरोपित बल की दिशा भी बदल जाती है, जो AB को ऊपरी मुखी और CD को अधोमुखी धकेलती है। इस प्रकार हर आधे घूर्णन में विद्युत धारा की दिशा परिवर्तन से कुंडली तथा धुरी घूर्णन करती रहती है। इस प्रकार हम
विद्युत मोटर की क्रियाविधि लिख सकते हैं। आप यहाँ पर क्रियाविधि देखकर लिख सकते हैं, इसको स्किप कर करके देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर 11, विद्युत मोटर का नामांकन, ये तो हमने पढ़ लिया। प्रश्न नंबर 12, ऐसी कुछ युक्तियों के नाम लिखिए जिनमें विद्युत मोटर उपयोग की जाती है। तो ऐसी कौन सी युक्तियाँ हैं जिनमें विद्युत मोटर का उपयोग किया जाता है? तो ऐसी बहुत सारी युक्तियाँ हैं, जैसे यहाँ पर हमने लिखी हुई है, यहाँ से आप देख सकते हैं। क्योंकि विद्युत मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है। तो ऐसे है जैसे पंखा, MP3 प्लेयर, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, पानी की मोटर, कूलर, फ्रिज, विद्युत मिश्रक, ये सब विद्युत मोटर पर ही आधारित होती हैं। अगला प्रश्न है 13वां। प्रश्न 13 कहता है कि कोई विद्युत रोधी तांबे के तार की कुंडली किसी गैल्वेनोमीटर से संयोजित है तो क्या होगा यदि कोई छड़ चुंबक को जब कुंडली में धकेला जाता है, यानी कुंडली की तरफ धकेला जाता है, तो क्या होगा? जब हम इसको कुंडली की तरफ धकेलेंगे तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेपण होगा, जिसका मतलब क्या होगा कि विद्युत धारा उत्पन्न होती है। दूसरे कंडीशन में है कि कुंडली से दूर ले जाया जाता है, भीतर से बाहर खींचा जाता है। जब बाहर खींचा जाता है तो क्या होगा? तो भी यही होगा, यानी कि गैल्वेनोमीटर में विक्षेपण होगा, यानी कि विद्युत धारा उत्पन्न होगी। तीसरी स्थिति ये है कि यदि उस छड़ चुंबक को कुंडली के भीतर रख दिया जाता है तो क्या होगा? अगर भीतर रख दिया जाता है तो ना तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेपण होगा और ना ही धारा उत्पन्न होगी। अगला प्रश्न नंबर 14 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, दो वृत्ताकार कुंडली ए बी एक दूसरे के निकट स्थित है। यदि कुंडली ए में विद्युत धारा में कोई परिवर्तन करें तो क्या कुंडली बी में कोई विद्युत धारा प्रेरित होगी? बिल्कुल होगी। विद्युत धारा प्रेरित कैसे होगी कि हमने ये दो परिपथ बनाए हैं जिसमें एक कुंडली ए लगी है, दूसरी कुंडली बी लगी है। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें विद्युत धारा के प्रवाह के कारण इसके चारों ओर का जो चुंबकीय क्षेत्र है उसमें परिवर्तन होता है। इसमें परिवर्तन के कारण इसकी जो सुई है वो भी विक्षेपित होती है, यानी कि इसका मतलब है कि इसमें धारा उत्पन्न होती है। इस उत्तर को हम कैसे लिखेंगे? इस उत्तर को हम लिखेंगे कि कुंडली ए में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर बी में भी विद्युत धारा उत्पन्न होगी, क्योंकि ए में धारा प्रवाह के कारण करने पर कुंडली बी के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है, जिससे धारा उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित की दिशा को इसमें हमें बताना है नियम। पहला ये है कि किसी विद्युत धारावाही सीधे चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को पता करने के लिए, उसकी दिशा को पता करने के लिए कौन सा नियम लगाते हैं? दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। यानी कि जब हम किसी चालक तार को पकड़ते हैं, यानी कि ये चालक तार है, अगर हम इसको पकड़ रहे हैं तो इसकी दिशा को पता करने के लिए कौन सा नियम लगाएंगे? दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। इसके बाद है दूसरे में आएगा फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम और तीसरे में आएगा फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न विद्युत जनित्र वाला है। विद्युत जनित्र का भी चित्र बनेगा जो कि आपकी किताब में दिया हुआ है। मैं आपको यहाँ पर एक बार बता देती हूँ विद्युत जनित्र का चित्र और उसकी क्रियाविधि। ये विद्युत जनित्र है, इसका चित्र आपको किताब में मिल जाएगा। और इसकी क्रियाविधि में हम क्या लिखेंगे? इसकी क्रियाविधि में लिखेंगे कि धुरी को इस तरह घुमाते हैं कि कुंडली का AB सिरा ऊपर और CD सिरा नीचे की ओर घूमता है। इसके घूमने से क्या होता है? इसके घूमने से चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन से फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार विद्युत धारा प्रवाहित होती है और फेरों की संख्या अधिक होने पर शक्तिशाली विद्युत धारा प्रवाहित होगी। आधे घूर्णन के बाद CD ऊपर आ जाएगा और AB नीचे चला जाएगा, जिससे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में परिवर्तन हो जाएगा। इस तरह से हर आधे घूर्णन में धारा की दिशा जो है वो परिवर्तित होती रहती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न नंबर 16 नामांक 16 हमने पढ़ लिया है। प्रश्न नंबर 17, किसी विद्युत परिपथ में लघुपथन कब होता है? लघुपथन कब होता है? लघुपथन होने के कुछ कारण होते हैं।
यहाँ पर हमने कारण लिखे हैं। पहला कारण है विद्युतमय यानी कि लाल और उदासीन यानी कि काला तार जब एक दूसरे से टच हो जाता है। टच कब हो जाता है? जब उनका विद्युत रोधन हो जाता है, हट जाता है। विद्युत रोधन का मतलब है कि उसके ऊपर जो प्लास्टिक का तार लगा होता है वो प्लास्टिक जब हट जाता है तो दोनों तार एक दूसरे को टच कर जाते हैं, जिसकी वजह से लघुपथन यानी शॉर्ट सर्किट होता है। दूसरा कारण क्या होता है कि जो उपकरण है, विद्युत उपकरण, उसमें ही अगर कोई दोष हो तो भी शॉर्ट सर्किट हो जाता है। और प्रश्न नंबर 18 आखिरी प्रश्न है कि भू संपर्क तार का क्या कार्य है और धातु के आवरण वाले विद्युत साधित्रों को भू संपर्कित करना क्यों आवश्यक है। तो भू संपर्क तार क्यों आवश्यक है, क्या काम करता है? भू संपर्क तार धातु आवरण वाले साधित्र में विद्युत धारा का क्षरण होने पर साधित्र और भूमि के विभव को समान कर देता है। यानी कि हमारे घर में कई उपकरण ऐसे होते हैं जो धातु से बने होते हैं, तो उनमें अगर कभी तार टच कर जाए धातु को तो धातु में भी करंट बहेगा। हम जानते हैं कि धातु विद्युत का सुचालक है, तो वो करंट हमें ना लगे इसलिए ये जो हरा तार होता है वो उस साधित्र और भूमि के विभव को क्या कर देता है? समान कर देता है, यानी कि विभवांतर को ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से विद्युत का आघात, व्यक्ति को बिजली का झटका नहीं लगता है, कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। तो आज हमने पाठ 13 के सभी प्रश्नोत्तर कर लिए हैं।